नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक करंट अफेयर का सेशन इस तरीके का आप लोगों की डिमांड थी कि जिसमें डिटेल्ड करंट अफेयर उन टॉपिक्स पे कराया जाए जिन टॉपिक्स को एग्जाम में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड जितने भी जीएस के प्रश्न हो सकते हैं, और उन करंट को कराने के बाद में उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाए। और ऐसे टॉपिक महीने के 10-15 निकाले जाए और अब तक का जितना भी पूछा जाने वाला करंट अफेयर है उसको लेके चला जाए। इस तरीके के करंट अफेयर की बहुत दिन से मैं प्लानिंग भी कर रहा था और बहुत दिन से आपकी डिमांड भी थी। एमसीक्यू की सीरीज हमारी सबसे ठीक ठाक सीरीज, बेस्ट सीरीज चल रही है। ऐप पर वो उपलब्ध है, उसको तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। साथ में ये करंट अफेयर विद पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कोशिश की जाएगी कि आपका कोई भी करंट से रिलेटेड जीके भी गलत ना हो और करंट अफेयर भी ना गलत हो। ये पहला एपिसोड है, जनवरी से इसको शुरू कर रहे हैं। जनवरी से लेके एग्जाम तक इसको आगे लेके चलेंगे, लास्ट तक। अब ये चलता ही रहेगा, जनवरी से शुरू होगा तो दिसंबर तक ऐसे ही आता ही रहेगा। और कोई भी एग्जाम आपका है जिसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में। क्योंकि अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनके बारे में हम कुछ बात करते हैं और इससे क्या ट्रेडिशनल प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी अध्यक्ष और न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये जो अध्यक्ष हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन है, तो न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। ठीक है। अब अगर ये चर्चा में रहा है तो आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो रामासुब्रमण्यम है, वी रामासुब्रमण्यम, तो रामासुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्होंने जो इनका ये जो बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जहां तक बात भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी की जाए तो ये एक वैधानिक निकाय है। 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश आया था। 12 अक्टूबर 1993 को यह गठित किया गया था, इसका गठन हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि एक अधिनियम, एक अध्यादेश के तहत किया गया था। तो एक वैधानिक निकाय है। कथन कारण में भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है। इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय इसको नियुक्त करते हैं। और एक समिति होती है जिसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। और वो जो समिति है, उस समिति में कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी इसमें शामिल होते हैं। इनके अध्यक्ष और 5 सदस्य जो पदेन सदस्य हैं उनको छोड़ के 1 और 5, 1+5 ये होता है। बाकी पदेन सदस्य के इसमें देखा जाए, इसमें कौन कौन होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एसटी आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये भी इसमें शामिल होते हैं पदेन सदस्य के तौर पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, तो पहले इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होते थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ में अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई भी अगर रहे हो तो वो भी बन सकते हैं। एक सदस्य जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, तथा एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, वो सदस्य बन सकता है। 3 सदस्य जिनमें से कम एक महिला भी इसमें रखी जाती है। इनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जो इनसे संबंधित जानकारी रखते हैं, अधिकारों से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं। ये रही न्यूज। अब अगर इस पर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके अतिरिक्त ये सब भी जो है वो पदेन सदस्य होते हैं इसमें। 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संस्मरण में दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में? इस तरीके से अगर इसमें टॉपिक भी देखा जाए और करंट अफेयर में भी देखा जाए तो आपका दोनों तैयार भी हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, तो इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य पदेन सदस्यों को छोड़ के होते हैं। और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये एक वैधानिक निकाय है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, है ना। इसमें दोनों क्या है? दोनों सही हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर को साथ साथ में मिला के ऐसा पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ताम्रलोसार महोत्सव। सबसे पहला प्रश्न इसमें बेसिक क्वेश्चन बनता है कि ताम्रलोसार महोत्सव किस देश से बिलोंग करता है,
किस देश से ये संबंधित है। तो ये आपका मनाया गया है नेपाल में। नेपाल का एक समुदाय है गुरुंग समुदाय, गुरुंग कम्युनिटी ऑफ नेपाल। तो गुरुंग समुदाय जो है ये इसको मनाता है, गुरुंग समुदाय। और इसमें लामजंग, गोरखा, तनहुन, स्यांगजा, मनांग, कास्की पर्वत, ये सब जो गुरुंग समुदाय है इसमें ये सारी जातियां, जनजातियां जो हैं ये शामिल है ना, ये लोग इसमें शामिल हैं। नेपाली महीने, इसको पुष बोलते हैं, दिसंबर जनवरी में ये शुरू होता है, तो उसी समय इसको मनाया जाता है। नेपाली महीना एक है पुष, तो पुष महीने में हमारे यहाँ भी पौष होता है, तो पुष महीने में जो दिसंबर जनवरी के मध्य में पड़ता है तो उसी में ये मनाया जाता है। रात में यहाँ पर क्योंकि सबसे लंबी रात होती है और फिर रात की अवधि धीरे धीरे छोटी होने लगती है, तो वही रात होती है जब इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसको मनाने का काम किया जाता है। कुछ इस तरीके से ये आयोजन किया जाता है। गुरुंग समुदाय के बारे में अगर देखें तो नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में, विशेषकर गंडकी प्रांत में ये लोग पाए जाते हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, सेना में अधिकतर आपको मिल जाएंगे। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इनकी, नृत्य करते हैं, संगीत और त्योहार अपना इनका विशेष होता है, उसको मनाते हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और बान धर्म तीनों को मानने वाले लोग हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस धर्म के अनुयायी हैं, किस धर्म को ये मानते हैं, तो तीनों के तीनों धर्म को ये मानने वाले लोग हैं। गुरुंग भाषा, जिसको तामू भाषा के नाम से भी जाना जाता है, जो तामू लोसार है, तो तामू इनकी लैंग्वेज है, गुरुंग भाषा कहिए या तामू भाषा कहिए। नेपाली और अन्य स्थानीय भाषा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये एक जीवंत सांस्कृतिक नृत्य करते हैं जो कि इन्हीं के समुदाय में पाया जाता है और आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। तामुलुसार त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आप उसको नेपाल ही टिक कीजिएगा, कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, नेपाल के साथ साथ ये गुरुंग समुदाय के लोग और कहाँ पाए जाते हैं, तो नेपाल में मनाया जाता है। बाकी नेपाल के साथ में इंडिया में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंडिया में भी एक मतलब जनजातीय समूह है जो ये पाया जाता है और गंडकी प्रांत में ये लोग मुख्य तौर पर रहते हैं। बाकी अपना ये खेती किसानी ही करने वाले लोग हैं, सेना में भी आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको बताया। तुर्की का बायरा कतार अकिंची ड्रोन और सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 ये चर्चा में रहा था जनवरी में, है ना। तो तुर्की का जो ये चर्चा में रहा, ये स्वदेशी निर्मित है बायरा कतार अकिंची ड्रोन, ये आपसे पूछा जा सकता है, वहां स्वदेश निर्मित है, स्वदेशी है। सुपरसोनिक मिसाइल है UAV, है ना, तो ये 122 है। इसके प्रक्षेपण का अभी इन्होंने मतलब इसका परीक्षण किया था और ये परीक्षण तुर्की की सबसे बढ़ती सैन्य क्षमता को दर्शाता है कि बहुत तेजी से तुर्की बढ़ रहा है आगे। तुर्की अब स्वदेशी रूप से ड्रोन और मिसाइलों का विकास करने में सक्षम हो गया है और इस परीक्षण से तुर्की के वैश्विक हथियार बाजार में स्थिति जो है वो काफी मजबूत होगी। प्रश्न आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ का है। ड्रोन और मिसाइलों में अब काफी रुचि ले रहा है तुर्की। तुर्की का वैसे नाम तुर्की अब कर दिया गया है, तुर्की, ठीक है। ये है आपका सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न भी आपसे कई तरीके के बनाए जा सकते हैं। और उनमें एक प्रश्न है कि हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में ये सक्षम है, जो ये है, तो हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है, तो ये भी सही है। और इसकी लंबाई 12.2 मीटर है, पहला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है 12.2 मीटर और ऊंचाई है 4.1 मीटर। ये नॉर्मली आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको भी तैयार रखिएगा, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है। बात समझ में? आपसे नाम ही पूछा जाएगा, ज्यादा उम्मीद है कि आपसे ये नाम ही पूछेगा। तो बराए कतार जो है, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो न्यूज है, भारत में आंतरिक प्रवास की स्थिति, और इस स्थिति पर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि प्रवास, जो आंतरिक प्रवास है, यानी कि किस स्टेट से किस स्टेट में लोग जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अभी एक अपना डेटा जारी किया, उसमें पश्चिम बंगाल और राजस्थान देश में प्रवासियों के आवागमन के नए केंद्र बन गए हैं। ये कहा गया कि यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है, ये नए केंद्र बन गए हैं। उन शीर्ष 5 राज्यों की सूची में ये शामिल हो गए हैं जहां भारतीय रेलवे द्वारा
सामान्य या द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की अधिकतम संख्या यात्रा करती है। शीर्ष 5 में शामिल अन्य जो 3 राज्य हैं उसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और उसके बाद में 2 राज्य ये वेस्ट बंगाल और राजस्थान है। ये 5 राज्य आप देखेंगे तो टॉप 5 स्टेट टू स्टेट रूट्स देखे जाएं तो सबसे बड़ा रूट रहा है उत्तर प्रदेश से दिल्ली, फिर गुजरात से महाराष्ट्र, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, बिहार से दिल्ली और बिहार से वेस्ट बंगाल। ये लोग कमाने जाते हैं। और टॉप 5 डेस्टिनेशन एंड सोर्स डिस्ट्रिक्ट देखे जाएं तो मुंबई से वलसाड है ना, मुंबई से क्या होगा वलसाड। और अगर इसमें देखा जाए दूसरा तो बंगलुरु अर्बन है ना, बंगलुरु अर्बन से ये चित्तूर, और तीसरा है हावड़ा, हावड़ा से पश्चिम बर्धमान, और चौथा है सेंट्रल दिल्ली से आगरा, और पांचवा है हैदराबाद से गुंटूर। ये रहा है, बात समझ में, हैदराबाद से गुंटूर। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डेस्टिनेशन। आपसे मुख्य प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली, गुजरात से महाराष्ट्र, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, बिहार से दिल्ली और बिहार से वेस्ट बंगाल, ये आपसे पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न बनेगा वो यही प्रश्न बनेगा, एक तो अवरोही क्रम में आपको सजाने को दे सकता है, दूसरा आपको कौन सा इसमें टॉप 5 में शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न की तैयारी आप रखिएगा। और 2 नए कौन राज्य शामिल हुए हैं, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना, ये देश की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना है, देश की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में इसको क्रियान्वित किया गया है। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिशिंग कैट होता क्या है। फिशिंग कैट वास्तव में IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है ना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। 2 चीजें ये आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतः ये पाई जाती हैं। दलदली भूमि, जैसे धीमी गति से बहने वाले जो जल निकाय होते हैं, वहां के जो वनस्पतियों वाली जो आर्द्र भूमि होती है उसमें ये निवास करती है। और सुंदरवन में जैसे आपको मिल जाएगी, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटियों में आपको ये मिल जाएगी, सुंदरवन में आपको मिल जाएगी, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में आपको मिल जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि ये कहाँ मिलेगी। हिमालय के जो तराई क्षेत्र है, तराई एरियाज में मिल जाएगी, तराई जो एरियाज है। फिशिंग कैट प्रजातियों का घरेलू क्षेत्र, व्यवहार, आवास परिस्थिति, भोजन की आदतें, इन सबको जानने के लिए, इनके अध्ययन करने के लिए फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना ये शुरू की गई है। क्योंकि ये पाया गया कि इनका आवास विखंडित हो रहा है, मानव बस्ती का विस्तार हो रहा है, और कृषि के लिए जल निकासी जो हो रही है, प्रदूषण जो हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, और इन कारणों से इनकी जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो रही है। अस्थिर जो मत्स्य आखेट होता है, फिशिंग होती है, और मतलब उनको भाई निकाल लिया जाता है अपने खाने के लिए लोग, और आर्द्र भूमि आवासों में जो भी नुकसान होता है उसके लिए। तो 2018 तक फिशिंग कैट की 115 आबादी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसमें वृद्धि देखी गई है। और इस समय देखा जाए तो ये जो अभयारण्य है कोरिंगा जो अभयारण्य है, मेरा प्रश्न है कि आपको बताना है कि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है। आप ये बताइएगा, जो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, वहीं से इसको क्रियान्वित करने का अभी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिशिंग कैट जो होती है इसकी जो एवरेज आयु है वो एवरेज आयु 12 ईयर की होती है। और अभी जब ये परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी तो इसको संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। आयु तो ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती है, आयु बस इतनी बढ़ाई जा सकती है कि किसी भी तरीके से कोई वैसा इनके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान ना हो जिससे कि ये इनको जान खोना पड़े। बाकी और तो आप कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं, तो बाकी इनके आवास के बारे में ये देखा जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए ये इसका जो समय रखा गया है वो 3 साल के लिए इसको रखा गया है। पहली ये फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना है, तो इसको कलर किया जाएगा, देखा जाएगा। रुपये में तीव्र गिरावट हुई थी, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि रुपये में जो ये गिरावट हुई थी ये 85 रुपये पहुंच गया था डॉलर के मुकाबले 85 रुपये का, अगर डॉलर के अनुसार देखें तो इसके मुकाबले रुपये की वैल्यू 85 हो गई थी, यानी कि $1 के बराबर 85 रुपये।
जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि रुपया कमजोर हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू घटेगी, 80 हो जाए, 78 हो जाए, 65 हो जाए, है ना, तो यानी कि रुपया जो है मजबूत हो रहा है। तो ये रुपया कमजोर हुआ था और इसमें देखा जाए तो ये अभी तक की ऐतिहासिक सबसे बड़ी कमजोरी थी। रुपये की गिरावट सबसे ज्यादा हुई थी। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर, ये सवाल ये पूछा जाएगा कि रुपये की गिरावट के कारण क्या है, क्यों रुपये की गिरावट होती है। तो प्रतिभूति बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का निरंतर जो बहिर्वाह हो रहा है, विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश है वो उसका बहिर्वाह हो रहा है। अत्यधिक स्टॉक मूल्यांकन, जो हमारा स्टॉक है उसका मूल्यांकन अत्यधिक है। कारपोरेट प्रदर्शन का हतोत्साहन, कारपोरेट क्षेत्र हतोत्साहित हो रहे हैं। चीन द्वारा जो आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ये भी एक कारण है। अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां पर नीतियां ही परिवर्तित, वही ट्रंप जी जब से आए हैं तो ट्रंप के समय से तो सब मामला वैसे ही बदल गया है। ट्रंप द्वारा संरक्षणवादी नीतियों को अपनाए जाने की संभावना है। सत्ता परिवर्तन के कारण जो ट्रंप संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं इसके कारण से भी रुपया जो है कमजोर हो रहा है। वैश्विक जो बाजार है पूरी, वो विभिन्न चीजों से प्रभावित होती है। केवल ऐसा नहीं है कि आपके देश में कुछ होगा तभी प्रभावित होगी, दूसरे देश में भी कुछ होगा तो उससे प्रभावित होगी। और निम्न घरेलू खपत और निवेश है। मार्केट में जब हमारे यहाँ पैसा नहीं रहेगा, मंदी की स्थिति आ जाएगी, तो मंदी की स्थिति में तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, जब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे। परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो लोग चीजों को खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है और प्रभाव ये पड़ता है कि व्यापार और चालू खाते में जो घाटा है वो उसमें वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है। आयात मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है और अनिश्चित विदेशी निवेश प्रवाह जो है ये प्रभाव पड़ रहा है कि जो विदेश निवेश प्रवाह है वो अनिश्चित हो गया है। कोई उसमें एक आप पैटर्न नहीं देख सकते कि लगातार बढ़ रहा है, अनिश्चितता उसमें आ गई है ना। कुल मिला के सकारात्मक तो नहीं ही रह गया है। ठीक है, तो इस पे आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनेगा कि रुपये के मूल्य में गिरावट क्यों हो रहा है। तो ये फैक्ट्स आप बता देंगे और इसका प्रभाव अगर पूछा जाएगा तो ये आप बता देंगे। अब बात आती है कि इसको कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कैसे इस गिरावट को रोका जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आरबीआई के द्वारा व्यवस्थित विनिमय संचालन, व्यवस्थित विनिमय संचालन की बात की जाती है कि विनिमय संचालन जो हो वो ठीक ठाक किया जाए। दूसरी चीज है, शक्तिकांत दास जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट देके कहा था कि भारत का उद्देश्य ब्रिक्स जैसी कोई मुद्रा लाना नहीं है। ब्रिक्स करेंसी की जो बात चलती रहती है, ब्रिक्स करेंसी लाना भारत का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत डी डॉलराइजेशन के खिलाफ है। भारत का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि डी डॉलराइजेशन हो। और अगर डी डॉलराइजेशन होगा, आप कह रहे हैं कि डॉलर को समाप्त करिए, भारत की अपनी अपनी ब्रिक्स की एक मुद्रा होनी चाहिए, एक करेंसी होनी चाहिए। तो अगर ये अमेरिका को पता चलेगा, यूएसए को, तो डॉलर को आप खत्म कर रहे हैं तो भारत और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं खटास आएगी। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो समस्या है ही है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम भारत और अमेरिका के बीच में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दोनों पक्ष बैठे और बात करें कि उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जहां पर बात बंद हो जाती है तो वहां पर कंफ्यूजन होते हैं। दूसरी चीज ये है कि बात हो नहीं रही है और दूसरा पक्ष वो अपने हिसाब से फैसले पे फैसले ले रहा है, फैसले पे फैसले ले रहा है, तो ये समस्या है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छी सलाह दी थी कि कूटनीतिक वार्ताओं से इस आशय पर बिल्कुल स्पष्ट बयान देना चाहिए, स्पष्टता से बात करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी अस्थिरता हो उसका प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो विनिमय दर में जो उतार चढ़ाव है वो कई बार मौद्रिक नीति के जो नियंता है, जो उसको कंट्रोल करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है। तो अगर ये उतार चढ़ाव कम हो जाए, है ना, तो जोखिम कम हो जाएगी। उतार चढ़ाव कम हो जाए तो काफी चीजें और अनुकूल हो जाएंगी। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात इन्होंने कही थी और ये बहुत अच्छी बात थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैसे ये कारण क्या है, क्या इसके प्रभाव है, कैसे इसको दूर किया जाए, तो ये होना चाहिए। ठीक है, नीलगिरी, सूरत और बागसीर नौसेना में शामिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। 7 फ्रिगेट में से ये पहला है, 7 में से पहला है। कौन? नीलगिरी। स्टील्थ विशेषताएं हैं। स्टील्थ विशेषताओं का मतलब ये होता है कि दुश्मन के राडार से बचने की टेक्निक।
इसमें इस्तेमाल की गई है। ये दुश्मन के राडार अगर इसको ढूंढना चाहेंगे तो दुश्मन के राडार इसको नहीं ढूंढ सकते हैं। इसमें छुपने के गुण पाए जाते हैं, ये छिप सकता है। सूरत देखा जाए तो ये डिस्ट्रॉयर है, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया गया है। ये है आपका, ये डिस्ट्रॉयर है। और ये आपका जो है ये आपका नीलगिरी है। कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर का एक उन्नत संस्करण है और इसमें डिवीजन और क्षमता में काफी सुधार किया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉक्सीर क्या है, तो बॉक्सीर ये सबमरीन है, पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का ये छठा मॉडल है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बना। ये 6th है, प्रोजेक्ट 75 के तहत बना है। 5 इसके पहले बन चुके हैं और ये विश्व की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। और इसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों के तहत कई तरीके के मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जो प्रारूप होगा वो ऐसे पूछा जा सकता है कि नीलगिरी फ्रिगेट को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, तो ये सही है। और बॉक्सीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, तो ये सही है। ये दोनों प्रोजेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। बॉक्सीर को प्रोजेक्ट 75, नीलगिरी को 17A। और अगर सूरत की बात की जाए तो सूरत आपका ये 15B, ये प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कौन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल ने 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है, ये 33वीं है इसकी। फाइनल में केरल को हराया है, 78वां संस्करण ये था। 31 दिसंबर 2024 को ये खेला गया था। तेलंगाना के हैदराबाद में एक GMC बाल योगी स्टेडियम है, वहां पे खेला गया। पश्चिम बंगाल का ये 47वां फाइनल था। केरल 16वीं बार फाइनल खेल रहा है। केरल हारा है और जीता कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार 2016-17 और केरल ने 2021-22 में ये ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा यही जाएगा कि 33वीं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 33वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती, तो ये पश्चिम बंगाल ने। किसको हरा के जीती है? तो ये केरल है, ठीक है। किसको हरा के जीती है? तो केरल को हरा के जीती है। संतोष ट्रॉफी का ये 78वां संस्करण था, देखा जाए तो ये 78वां जो संस्करण था, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीनियर पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है, सीनियर मेल्स के लिए स्टेट लेवल टूर्नामेंट ये होता है, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट इसमें होता है। और 1941 में भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में और भी ऐसे हम कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसे इसको अगर पसंद करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे और आगे फटाफट आपके लिए ऐसे टॉपिक्स ला के डिस्कशन करते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। थैंक यू सो मच।